Good morning, dear students. Today I will teach you class 9th history. The chapter name is The Outbreak of the Revolution. हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में फ्रेंच रिवोल्यूशन के पढ़ने के बारे में वहाँ के पढ़ने से पहले हम वहाँ की सोसाइटी के बारे में जाने और वहाँ की कंडीशंस के बारे में जाने। और आइए हम अब आगे चलते हैं। फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, वो कैसे आउटब्रेक हुआ, वो कैसे एकाएक बढ़ गया, विद्रोह कैसे एकाएक बढ़ गया, उसके बारे में हम आइए आगे स्टडी करते हैं। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. लुइस 16 ने आप जानते हैं कि लुइस 16 ने टैक्सेस को बढ़ा दिया था। एंड इन द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस की जो ओल्ड रिजाइम थी, जो सत्ता थी, जो पुरानी सत्ता थी, जो राजशाही सत्ता थी, उसके पास अकेले पावर नहीं था टैक्सेस टैक्स बढ़ाने का उसके पास अकेले पावर नहीं था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, उसको एक मीटिंग बुलाना पड़ता था एस्टेट जनरल का। जो एस्टेट जनरल था वो सोसाइटी का फॉर्मेशन था फ्रांस में। एस्टेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमने बताया था कि फर्स्ट में कौन आता है, सेकेंड में सोसाइटी के कौन से लोग आते हैं और थर्ड एस्टेट में कौन से लोग आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एस्टेट जनरल जो था, तीनों एस्टेट जनरल्स को बुलाया जाता था मीटिंग के लिए। जैसे कि फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट में किंग एंड नोबल्टी पीपल आते थे, एंड थर्ड एस्टेट्स में आते थे कॉमन पीपल जैसे कि आपके टीचर्स, आर्टिसंस, लेबर, फार्मर, बिजनेसमैन, ये सभी थर्ड एस्टेट में आते थे। ठीक है, एंड सारा जो भी टैक्सेस होता था, टैक्सेस देने बस लिया जाता था थर्ड एस्टेट से। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट के ऊपर बहुत ही बड़ा बर्डन था। आगे चलते हैं कि रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। ठीक है, एस्टेट जनरल को बुलाया जाता था, फिर उसके बाद उनके सामने रखा जाता था प्रपोजल कि नए टैक्सेस को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। एस्टेट जनरल्स अपने एक पॉलिटिकल बॉडी था और ये अपने सभी तीनों एस्टेट जनरल अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। ठीक है, हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। और उसके बाद मोनार्क क्या होता था, द लास्ट टाइम वॉज डन, और तब हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। तब मोनार्क क्या करता था, राजा क्या करता था, टैक्स को अलाउ करता था, कर सकता था। ठीक है, मीटिंग के बाद, एक मीटिंग बुलाने के बाद ही, एस्टेट जनरल का मीटिंग बुलाने के बाद ही राजा टैक्सेस को लगाता था। द लास्ट टाइम इट वॉज डन, ये जो टैक्स सिस्टम था लगाने का, वो इसकी मीटिंग लास्ट टाइम 1614 में हुई थी, 1614 में। ऑन 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of the estate general to pass proposal for a new taxes। 5th May 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई टैक्स के बारे में, टैक्स के लिए प्रस्ताव रखने के लिए। लुइस 16 ने 5th May 1789 में एक मीटिंग बुलाया और स्प्लेंडेड हॉल इन द वर्सेल्स was prepared to host the delegates। और स्प्लेंडेड हॉल, वर्सेलिस का जो हॉल था, उसको अच्छी तरीके, शानदार हॉल में ये मीटिंग बुलाई गई और उसको अच्छा डेलीगेट्स का, अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स में से अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। who were seated in a row।
वे क्या थे, एक रो में, एक पंक्तियों में बैठे हुए थे, एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने फेसेस करके एक पंक्तियों में बैठे थे। वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जबकि 600 मेंबर जो कि थर्ड स्टेट से आए हुए थे वे पीछे खड़े थे। द थर्ड एस्टेट्स वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। ठीक है, थर्ड स्टेट्स जो था वो बहुत ही संपन्न और शिक्षित लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, संपन्न लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन उसमें वोमेन वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। ठीक है, द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। पीजेंट्स, जो थर्ड स्टेट था वो मोर प्रॉस्परस मीन्स बिजनेसमैन, एजुकेटेड मेंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जबकि पीजेंट्स जो किसान थे और जो कलाकार थे, वोमेन्स थी, उनको असेंबली में आने से मना किया गया था उनको। हाउएवर देयर ग्रीवांस एंड डिमांड्स वेयर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। ठीक है, हाउएवर ग्रीवांस जो था, जो उनकी समस्याएं थी, जो कॉमन पीपल की, थर्ड स्टेट्स की जो समस्याएं थी और उनकी जो डिमांड था वो 40,000 लीटर्स में हैड ब्रॉट विद देम। ठीक है, उनके सामने, सभी रिप्रेजेंटेटिव के सामने लाए गए अपने अपने डिमांड्स और परेशानियों के बारे में। सभी स्टेट्स के सामने आए। वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। और इस लेटर्स को, इस टैक्सेस के प्रावधान को पास करने के लिए सभी एस्टेट जनरल से वोटिंग होना था, जिसमें कि फर्स्ट एस्टेट के किंग, फर्स्ट एस्टेट जैसे क्लर्जी एंड नोबेल्टी जो थे, सेकेंड एस्टेट में नोबेल्टी आते थे, इन दोनों का एक वोट माना जाता था। मतलब हर एस्टेट जनरल से एक वोट पड़ते थे एंड जो थर्ड स्टेट था उनका एक वोट होता था। तो कभी भी जो भी टैक्सेस या कोई भी प्रपोजल या प्रस्ताव जब पास होता था इनकी मीटिंग में, तो ये जो सभी के वोटों का एक ही अधिकार होता था। कितने भी मेंबर्स हों, किसी भी जनरल्स में कितने भी पॉपुलेशन, मतलब कितनी भी संख्या हो, लेकिन उनके एक वोट का अधिकार माना जाता था। जिसमें इस वोटिंग सिस्टम में क्लर्जी, मतलब एस्टेट जनरल फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मिल जाते थे और वोटिंग करते थे, जिससे वो हमेशा एक तरफा अपनी बातों को मनवा लेते थे। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ, कुछ अलग लोग चाहते थे कि कुछ अलग हो। तो जब ये 40,000 लेटर, जो प्रस्तावों का लेटर था, प्रपोजल, जब वो सामने आया, तो वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। जो पहले जो सिस्टम था एस्टेट जनरल का, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द, वो इसी तरीके से चाहते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट जनरल के जाते थे कि वन वोट जो सिस्टम है, वन वोटिंग सिस्टम उसी तरीके से हो। दिस टाइम लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू। और लुइस 16 भी चाहता था, इस समय जो लुइस 16 था उसके कार्यकाल में ये मीटिंग बुलाई थी, वह भी यही चाहता था कि वोटिंग सिस्टम इसी तरीके से हो। ठीक है, तो बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो जानता था कि ये वोटिंग सिस्टम एक तरफा होता है, इस तरीके का वोटिंग सिस्टम एक तरफा होता था। तो इसलिए उन्होंने बताया कि सभी कैंडिडेट्स, जितने भी मेंबर्स आए हैं, उनकी एक एक करके वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, तो द थर्ड स्टेट्स डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल। मतलब जितने भी असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी एक एक वोटिंग, पर्सनल वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव वन वोट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक। ये जो सिस्टम था डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आधारित था, और ये सिद्धांत द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो के पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया था। व्हेन द किंग रिजेक्टेड, लेकिन किंग को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट, और इससे गुस्सा होकर के जो मेंबर थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो सभी असेंबली से बाहर हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, प्रोटेस्ट कर दिया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट्स व्यूड देमसेल्व्स स्पोक्स पर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे,
फार्मर, टीचर्स, ये लोग जो थे प्रॉस्परस पीपल, वो क्या थे कि उन्होंने अपने आप को, जो एजुकेटेड पीपल थे, प्रॉस्परस पीपल थे, उन्होंने अपने आप को पूरे फ्रांस के स्पोक्स पर्सन, मतलब पूरे संचालक, पूरे फ्रांस के संचालक के रूप में अपने आप को देखने लगे, देखते थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल, और वो 20 जून को हॉल में इकट्ठे हुए, टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल पैलेस के ग्राउंड टेनिस कोर्ट में वो सभी इकट्ठे हुए, और वे उन्होंने निर्णय लिया कि दे डिक्लेयर देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड स्वॉर not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। ठीक है, और उन्होंने उन्होंने निर्णय लिया, वो सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, एंड उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि वो तब तक अलग नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस में एक लिखित कानून नहीं बना लेंगे, और जो राजा का पावर है उसको लिमिटेड और सीमित नहीं कर देंगे, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। दे वर लीड बाई, और ये जो इनके लीडर जो थे वो मैराबियो थे। मैराबियो वॉज बॉर्न इन द नोबल फैमिली। मैराबियो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था। एक नोबल फैमिली मतलब सेकेंड स्टेट में ये पैदा हुआ था फैमिली, बट वॉज, लेकिन वो कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। लेकिन वो क्या था, ये जो विशेषाधिकार था, फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, वो फ्यूडल सामंतवादी व्यवस्था थी, जो विशेषाधिकार व्यवस्था थी, ठीक है, जन्म के आधार पे, इनके विरुद्ध था ये मैराबियो। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उसने एक पत्रिका निकाली थी, एंड डिलीवर्ड पावरफुल, उसने बहुत ही पावरफुल स्पीचेस इसके बारे में, इसके अगेंस्ट में जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट में उसने बोला। वर्साइल मैराबियो सीएस ओरिजिनली अ प्रिस्ट। ठीक है, मैराबियो एक प्रिस्ट था, एक वो ओरिजिनली वो एक प्रिस्ट था, एक चर्च में पादरी था। ठीक है, एबेस्यू ओरिजिनल ए प्रिस्ट, और एबेस्यू भी था जो इसके अगेंस्ट था, वो एक पादरी था, मतलब वो फर्स्ट स्टेट से आता था। ठीक है, रोट एन इन्फ्लुएंशियल पम्फलेट कॉल्ड द व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उसने थर्ड स्टेट के बारे में डिटेल में लिखा एबेस्यू ने। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी ऑफ वर्सेल्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड जबकि उस समय नेशनल असेंबली अपने प्रॉमिस पे, अपनी प्रतिज्ञा पर, ठीक है, काम कर रही थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था फ्रांस का, उसको ड्राफ्टिंग कर रही थी, उसको लिखित संविधान फ्रांस के लिए बना रहे थे लोग। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सिद विद टर्मोइल, और जो फ्रांस था उसमें बहुत ही कोलाहल मचा हुआ था। रेस्ट ऑफ अ शीवर विंटर मींट अ बैड हार्वेस्ट, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी, और इस वजह से क्या होता कि जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड की प्राइसेस थी जो वो काफ़ी हाई हो गई थी, काफ़ी ऊंचे दामों में बिक रही थी। ऑफ्टन बेकर्स, जब भी ऐसा होता था तब जो बेकर्स थे, जो रोटी ब्रेड को बेचने वाले थे, वो सिचुएशन एंड हॉर्ड सप्लाईज, वो इस सिचुएशन में अपने हाई प्राइसेस को पाने के लिए ब्रेड को उसको स्टॉक कर लेते थे, उसको जमा कर लेते थे। ठीक है, एंड आफ्टर स्पेंडेड आवर्स इन अ लॉन्ग म्यूज एट द बेकरी, और लोग जो आम पब्लिक थी वो लंबे लंबे समय तक रोटी को पाने के लिए खड़ी होती थी लाइनों में। क्राउड्स ऑफ एंग्री, और ऐसा ही हुआ कि तब ऐसा हुआ कि एंग्री महिलाएं जो थी लाइनों में खड़ी थी, और वो गुस्से से एक आंधी की तरह दुकानों पे टूट पड़ी, उसको लूट ली। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर, और उसी समय राजा ने आदेश दिया सेना को पेरिस में घुसने का, पेरिस के शहरों में घुसने का। इन 14 जुलाई द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल, और लोगों में अफवाहें फैल गई कि राजा ने सेना को आदेश दिया है लोगों की फसलों को बर्बाद करने के लिए, इसलिए लोग गुस्से में इकट्ठे हुए और जाकर के बेस्टिल, जो कि राजा के तानाशाही का प्रतीक था, उस महल को, जेल को तोड़ दिया। द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रीड, कंट्री साइड गाँव में रूमर्स, अफवाहें जो थी वो फैल गई। विलेज टू विलेज, गाँव में
हर जगह फैल गया। एंड हायर्ड बैंड्स, लोगों में ऐसा ये हवा बनाया गया कि जो राजा है उसने बैंड्स मतलब गुंडों का झुंड हायर किया है लोगों की फसलों को बर्बाद करने के लिए। डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। Caught in a frenzy of fear, peasants in the several districts seized horse and pitchforks and attacked Cheteks। ठीक है, डर के मारे लोग हर डिस्ट्रिक्ट्स के मतलब अलग अलग जगहों से किसान क्या हुए, इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के महलों पर उन्होंने धावा बोल दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, उन्होंने महलों की जो जमा हुई इकट्ठी अनाज थी उन्होंने उसे लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स थे राजा के मॉनियल ड्यूज, जो टैक्सेस के ड्यूज थे उसे जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम दियर, और बहुत सारे जो नोबल फैमिली के लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, कुछ लोग अपने देश से बाहर भाग गए। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि हमने ये पढ़ा कि कैसे आउटब्रेक हुआ, फ्रांस की जो क्रांति थी वो कैसे वन बाई स्टेप किन किन कारणों से आगे बढ़ती गई और एक क्रांति का रिवोल्यूशन का रूप ले लिया, और कैसे ये आउटब्रेक हुआ। ठीक है, कैसे ये बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया एक क्रांति के रूप में। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आपको बताएंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में।